होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और बहुत शानदार तरीके से दोस्त पढ़ने के लिए तैयार हो चुके होंगे। एक बार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में, आपके अपने बैच यकीन बैच में। चाहे वो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे हों, चाहे वो एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले बच्चे हों, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चे हों, चाहे अपने ड्राइवर वाले बच्चे हों, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने यकीन बैच के अंदर। प्यारे दोस्त, आज से जो है वो हम लोगों का यकीन बैच स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के पास अगर मैं देखूं तो ये एक सबसे बेहतरीन समय है तैयारी को स्टार्ट करने का। आप लोगों ने बहुत सारे में आप लोगों की उपस्थिति हो वो आज से ही आप लोग जो है वो निर्धारित कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, बस मेरा आप लोगों से यही कहना है, ज्यादा बातें मैं आप लोगों से नहीं करूंगा, शुरुआत का दिन है तो कुछ चीजों पे जरूर बात करेंगे। आगे का रोड मैप मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगले 5 से 5.5 महीने मैं आप लोगों के साथ किस तरीके से जुड़ा रहूंगा, किस तरीके से दोस्त हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो आप सभी दोस्तों का, चाहे वो कांस्टेबल वाले बच्चे हों, चाहे वो एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले बच्चे हों, चाहे वो हेड कांस्टेबल या ड्राइवर वाले बच्चे हों, सभी का एग्जाम लगभग नवंबर दिसंबर में होना है। यानी अब से देखा जाए तो पूरा साल आप लोगों के पास लगभग है, 10 महीने के करीब आप लोगों के पास समय है। तो क्या ये 10 महीने सफिशिएंट है आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए? तो मैं कहूंगा कि ये सबसे बेहतरीन समय है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जब कुछ लोग जुड़ना स्टार्ट करेंगे, यानी मैं सेकंड बैच की बात कर रहा हूं, जब कुछ लोग जुड़ने के बारे में सोचेंगे तब तक आप पहला बैच कंप्लीट कर चुके होंगे और वो जुड़ेंगे कोर्स के लिए और आप जुड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहे होंगे उनमें और अपने आप में। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आज से ही आप लोगों को प्रण लेना होगा, आज से ही आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि भाई साहब आज से ही पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी को मेंटेन करके चलेंगे। जैसे हम लोग खाना नहीं छोड़ते हैं, एक भी दिन खाते डेली हैं, सोते डेली हैं मेरे भाई, उसी तरीके से एक चीज टारगेट सेट करेंगे कि मुझे पढ़ाई भी डेली ही करनी होगी, मुझे मैथ की क्लास से 11 बजे जुड़ना ही होगा, हर हाल में जुड़ना होगा। तो अगर इस चीज को आप लोग फॉलो कर पाते हैं तो यकीन मानना ये साल का अंत जो है वो आप लोगों को खुशियों भरा, मतलब खुशियों का माहौल देके जाएगा, आप लोगों को सिलेक्शन का एक उपहार देके जाएगा कि हाँ आप लोग सिलेक्शन वाली गिनती में आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि पढ़ना किस तरीके से है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो जस्ट अभी 12th पास करके आए हैं और वो प्यारे दोस्त कांस्टेबल की तरफ मूव कर रहे हैं या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तरफ मूव कर रहे हैं या एडब्ल्यूओ टीपीओ की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी बिल्कुल मैं फ्रेशर उनको कह सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, बिल्कुल शुरुआत से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। छोटी से छोटी बातें जो है वो मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूं, हर एक छोटी बातें। तभी मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा सिलेबस होने में, लेकिन आप बीच में एक भी दिन बोरिंग फील मत करना कि यार सिलेबस कब तक खत्म होगा। जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि सिलेबस कब तक खत्म होगा, मेरे प्यारे दोस्त लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैं बात करता हूं तो 15 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को मैथ के देखने को मिलेंगे जो काफी डिसाइडिंग होते हैं, यानी कि आप लोगों का सिलेक्शन काफी हद तक मतलब डिसाइड कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से मैथ के बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्यारे दोस्त बहुत सारे लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि हमारा मैथ वीक है, हम किसी दूसरे पोर्शन को कवर कर लेंगे। लेकिन दूसरे पोर्शन की जब मैं बात करूं तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये आएगा ही आएगा, वहां कुछ भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। जैसे पर्टिकुलर मैं जीएस की बात करता हूं तो मेरे दोस्त मैथ में और रीजनिंग में चीजें फिक्स होती हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। यहां से कोशिश करिएगा कि रेगुलर हम लोग पढ़ें, जिसमें हम 15 में से 15 कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 20 में से 20 और एडब्ल्यू टीपीओ में 25 में से 25 और ड्राइवर वाले पार्ट में 10 में से 10 नंबर जो है हम लोग लेके आ रहे हैं। करने का तरीका क्या होना चाहिए आप लोगों का, उस पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर करने के तरीके के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा सा कहूं कि आज जो है मेरे दोस्त 15 जनवरी है, 15 जनवरी है और अगले 5 से 6 महीने के लिए हम लोग जुड़ने वाले हैं, 5 से 6 महीने के लिए हम लोग जुड़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूं, एडब्ल्यूओ टीपीओ की बात करता हूं, मेरे प्यारे भाई आज ही हम इतनी बात कर रहे हैं, वरना इतनी बात अब आगे किसी भी दिन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसमें अगर मैं कॉमन पार्ट की बात करता हूं कि कॉमन पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे अर्थमेटिक चारों में है। अर्थमेटिक चारों में आप लोगों को देखने को मिलेगा और एडवांस मैथ में मेंसुरेशन तक आपको चारों में देखने को मिलेगा। यानी ये वाला सिलेबस जो है वो चारों बैचों में, चारों वैकेंसीज में कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉमन वाला पोर्शन है सारा का सारा अर्थमेटिक और मेरे भाई मेंसुरेशन तक हम लोग जो है वो लगभग 4 से 4.5 महीने में पूरा मैथ ये खत्म कर लेंगे। बाद का जो 1.5 महीना हम लोगों के पास बचेगा वो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों वैकेंसीज को मैं देने वाला हूं, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट देख रहे होंगे, ज्योमेट्री का पार्ट देख रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट देख रहे होंगे और मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा का पार्ट देख रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी का पार्ट देख रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट देख रहे होंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इस वाले इन दोनों में लास्ट के 1.5 महीने में हम लोग देखने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हम लोग जो है वो अगले 6 महीने के लिए जुड़ने वाले हैं। दोस्त, बहुत बार ऐसा भी लगेगा कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बहुत बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बार ऐसा लगेगा कि भाई सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बस आपसे ये कहूंगा कि भरोसे को बनाए रखना। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपको ये लगे कि हम लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है या हम लोगों की पकड़ से बाहर चीजें जा रही हैं। पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं। बस आप लोगों को करना क्या है, अभी मेरे साथ कुछ दिन तक मेरे भाई क्लासेस के साथ साथ वर्कशीट जरूर सॉल्व करनी है। जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद जो मैं आपको 15 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन की एक वर्कशीट दे रहा हूं, आप उसे जरूर करिएगा। अभी अभी आप कहेंगे कि बुक लेने की आवश्यकता है, तो मैं कहूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल पहली बार तैयारी में आए हैं, तो मेरे भाई अभी केवल इन दोनों कामों को करिए। जब पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए मेरे भाई, तब आपको एक बुक लेनी है, कोई सी भी बुक ले लेना, हमारी भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक आएगी, वो बुक लेनी है और उस बुक से सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। आप लोगों के 80 to 90% क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि मेरे भाई क्या हम मॉक अभी से लगाना स्टार्ट करें? बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी से मॉक लगाने की। अगर मॉक देना ही है मेरे प्यारे भाई, तो 1-1.5 महीने बाद जो है वो इंडिविजुअल चैप्टर के मॉक देना स्टार्ट करना। कंप्लीट मॉक जो है वो आपको अभी नहीं देने हैं। कंप्लीट मॉक कब देने हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार थम्स अप करेंगे। आपकी बताई हुई रणनीति पे हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। हम वादा करते हैं भाई, मैं पूछ नहीं रहा कि आप लोगों का मैथ वीक है या स्ट्रांग है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं एक एक बच्चा वीक वाला बैठा हुआ है। जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे और एक लेवल तक आप लोगों को लेके जा रहा हूं। ये मेरा वादा है आप लोगों से, हर एक चीज आप लोगों के समझ में आएगी और यकीन बैच वास्तव में ये यकीन दिलाएगा कि आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित है इस बैच से। ठीक है, तो एक बार थम्स अप करेंगे कि आप लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग आगे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले
ये दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज जो हैं फिर बाद में आते हैं जी हमें जो है वो डिस्काउंट दिला दो, हम बैच उस टाइम पे नहीं खरीद पाए, हमें पता नहीं था, हमें ये नहीं था। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं और आप लोग जानते हैं रोजगार विद अंकित का केवल डिस्काउंट जो रहता है वो शुरू की 3 क्लासेस तक डिस्काउंट रहता है। उसके बाद जब से क्लासेस एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएंगी हमारा डिस्काउंट भी शिफ्ट हो जाएगा, मतलब डिस्काउंट रहने वाला नहीं है। तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं मेरे भाई। सर बैकग्राउंड व्हाइट कर दो। बैकग्राउंड व्हाइट की मैं पीडीएफ लेके आया था लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट आएंगे। कल जो मैं बैकग्राउंड लेके आऊंगा एक बार मुझे बताना, मैं पूरी तरीके से व्हाइट नहीं लेके आऊंगा, एक ऐसा बैकग्राउंड लेके आऊंगा जो दिखने में हल्का सा व्हाइट लगेगा और आंखों में चुभन जो होगी वो ना के बराबर होगी। एक बड़ा बेहतरीन सा आप लोगों को बैकग्राउंड लगेगा क्योंकि मेरे दोस्त हो सकता है कि सामने जो स्ट्रीमर महोदय बैठे हुए हैं ये इनकी एक्टिविटी आप लोगों को इस बैकग्राउंड में दिखाई दे, सामने घड़ी दिखाई दे रही हो, सामने लगी एलईडी दिखाई दे रही हो, तो उससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। मेरे प्यारे दोस्त कल वो बैकग्राउंड लेके आऊंगा कि उससे चुभन खत्म हो जाएगी और कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखेगा, कंसंट्रेट पूरा कंसंट्रेशन जो रहेगा वो बोर्ड पे रहेगा। देख लेंगे एक बार ट्राई करके, अगर वो पसंद नहीं आता है तो ब्लैक तो अपना सदाबहार है ही, ठीक है। चलिए तो यकीन बैच सबसे पहले कॉम्बो जो सारे फॉर्म भरने वाले हैं, एचसीएम में भी सब कुछ है, कांस्टेबल भी है और ये एडब्ल्यू टीपीओ भी है, और तो कॉम्बो बैच हमारा 4 in 1 जिसकी कॉस्ट है 1499 रुपए। अभी डीपी20 का आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ये 1199 में आप लोगों को मिलेगा। यकीन बैच जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो कांस्टेबल लिखा हुआ जरूर देख ले मेरे भाई। यकीन बैच कांस्टेबल वाला 640 में पड़ेगा डीपी20 कोड के साथ। यकीन बैच एडब्ल्यू टीपीओ वाला जो बैच होगा वो 640 का पड़ेगा मेरे भाई डीपी20 के साथ, और यकीन बैच जो है वो एचसीएम के लिए जो होगा वो भी 640 का होगा डीपी20 के साथ। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है मेरे भाई। तो 640 अभी होने वाला है, पर ध्यान से खरीदना। बहुत सारे बच्चों के मैं मैसेज देख पा रहा हूं कि हमने कोर्स गलत खरीद लिया है, ठीक है। जिसने आजकल में खरीदा है वो तो चलो ठीक है, देखेंगे कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को भी आते हैं। बस आप लोगों को यहाँ देखना है कांस्टेबल, यहाँ देखना है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर वाले में ड्राइवर पार्ट देखना है, और यहाँ एडब्ल्यू टीपी और यहाँ देखना कॉम्बो 4 in 1, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइम टेबल की तो टाइम टेबल ऑलमोस्ट आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा सब में, लेकिन कुछ जो डिफरेंट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले एक का पूरा बता देता हूं। सुबह 8 बजे आप लोगों की रीजनिंग की क्लास हो चुकी है जो कांस्टेबल में भी आपको मिली होगी, एडब्ल्यू टीपीओ में भी, एचसीएम में भी और ड्राइवर वाले पार्ट में भी। उसके बाद 11 बजे मेरी क्लास है, ये भी सब में मिलने वाली है, लेकिन इससे पहले इंग्लिश की क्लास भी आप लोगों की हो चुकी है जो कि केवल किसमें मिली होगी, इंग्लिश की क्लास जो है वो आप लोगों को यकीन बैच हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों को मिली होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त उसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे, 11 बजे मेरी क्लास होती है, मेरे ठीक बाद 12 बजे जो है वो पॉलिटी स्टार्ट कर रहे होंगे आपके अजीत सर। अजीत सर के बाद जो है वो मेरे प्यारे दोस्त पारुल मैम आपकी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। 3 बजे जो है वो साइंस की क्लास आप लोगों की यहाँ होगी मेरे प्यारे दोस्त, इसमें 3 बजे क्लास होगी। और अगर मैं एडब्ल्यू टीपीओ में बात करता हूं तो वो शाम को 8 बजे आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। बाकी सब में जो है ये 3 बजे ही आप लोगों को क्लास देखने को मिल रही होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें साइंस का वेटेज अलग है। तो इस वाले आप टाइम टेबल का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे भाई, आप अपने टेबल पे इसे चिपका देंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को क्लास करनी है, ठीक है मेरे भाई। अगर आगे थोड़ा सा बढ़ूं तो सिलेबस के बारे में बात करूं, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है। सिलेबस पे कोई बहुत ज्यादा बात हम लोगों को नहीं करनी है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपके सिलेबस में है और एडवांस में मेंसुरेशन तक आप लोगों के सिलेबस में है। ये बात इस सफेद से बैकग्राउंड में लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, आप कहेंगे इतना बड़ा सा ये क्या लिखा हुआ है, तो इसने सब टॉपिक भी खोल दिए हैं, यानी टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक खोल दिए हैं, लेकिन है सब कुछ वही, बस इसमें क्या जुड़ गया है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एडवांस पार्ट और इसमें जुड़ गया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूं एडब्ल्यू टीपीओ में तो एडब्ल्यू टीपीओ में भी यही है मेरे भाई, और इसमें एडवांस पार्ट वही है जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में है। ड्राइवर बहुत छोटा सा सिलेबस है। अब ड्राइवर वाले बच्चे बहुत देर से ये सोच रहे होंगे जी हमारा नाम आपकी जुबान पे नहीं आया है। मेरे भाई ड्राइवर वाले बच्चों के लिए मैं एक बार बता दूं, मैंने सारे पेपर का एनालिसिस किया, सारे पेपर को देखने के बाद एक चीज महसूस हुई कि बहुत एक छोटा सा सिलेबस है, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन बड़े बढ़िया से पूछे गए। अगर 10 क्वेश्चन में बात करूं तो 10 क्वेश्चन में भाई साहब 4-5 क्वेश्चन बड़ी बड़ी लैंग्वेज के पूछे गए, 3-4 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के पूछे गए, यानी वो टाइम टेकिंग लग रहे हैं। क्या ड्राइवर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पूछे तो जा सकते हैं, अगर पिछली बार पूछे गए हैं तो पूछे तो इस बार भी जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ड्राइवर में सिलेबस जरूर कम है, लेकिन सिलेबस से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। तो आप लोगों को मैं उस लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त आप सोच पाएं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे कैसे। आप बिल्कुल भी अपने आप को हल्के में मत लेना, आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आप लोगों से आसान चीजें पूछी जाएंगी। ड्राइवर में बहुत आसान चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो मेरे भाई एक लेवल तक लेके चलेंगे, फिर भी मैं ड्राइवर वाले बच्चों को एक छूट देके चल रहा हूं। आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और उस लेवल तक लेके जाऊंगा जो आपके आए हुए पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर होगा। लेकिन फिर भी आपको किसी मोमेंट पे ये लगता है कि दिल्ली मतलब ड्राइवर वाला पार्ट जो है, जो ड्राइवर वाले बच्चे हैं उसमें मैथ्स हम लोगों से नहीं बन पा रहा है, मैथ्स में बिल्कुल सेपरेट चीजें हम लोगों को चाहिए, तो उस मोमेंट पे आप मुझे बता देना, आपको अलग से टीचर, एक बेहतरीन टीचर की व्यवस्था कर दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं लेके चल दूंगा, क्योंकि उसमें शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया है। जैसा मैं पढ़ाऊंगा अभी वो चारों बैचों में कॉमन वैसा ही ड्राइवर वाले पार्ट में है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक ऑप्शन देता हूं, अगर आपको किसी मोमेंट पे लगे कि भाई साहब आपसे बाहर चीजें जा रही हैं तो आप उस मोमेंट पे मुझे बता देना, ठीक है। पर मेरी सलाह यही रहेगी कि आप चीजों को पढ़ें, एक अच्छे लेवल तक की चीजों को पढ़ें, पेपर में छोटी चीजें पूछी जाए, बड़ी चीजें पूछी जाए, फर्क नहीं पड़ता, चीजें हमसे होनी चाहिए, इसे चला देना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है नंबर सिस्टम। एक कॉमन डाउट और होगा जी हम फाउंडेशन से पढ़ रहे हैं, क्या इस बैच में हम लोग पढ़ें या नहीं पढ़ें। मैंने फाउंडेशन बैच में भी ये बात बोली थी कि आपको टारगेट बैच की तरफ जाना पड़ेगा, टारगेटेड बैच की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन बैच की ड्यूरेशन जो है वो लगभग 10 महीने के करीब है, और 10 महीने में अगर सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो मेरे भाई रिवीजन कब करेंगे, मेरे भाई स्किप की क्वालिटी भी आपको सीखनी होगी, कौन सी चीज हमको स्किप करनी है, ऐसा नहीं है सब कुछ पढ़ डालना है, तो उसके लिए हमें टारगेटेड की तरफ जाना होता है। तो मेरा ऐसा मानना है रिवीजन के लिए फाउंडेशन बैच एकदम बेस्ट है। बाकी आप टारगेटेड कोर्स से मेरे भाई देखें कि क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, तो आप लोगों को क्लास तो करनी होगी टारगेटेड बैच के अंदर। एक मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने एक नंबर सिस्टम का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद एक मैंने चार्ट आप लोगों के सामने बनाया है, और सारे मतलब जो अब तक हम लोग बोलते थे वो सारी चीजें फेल हो चुकी हैं 2023 के एग्जाम में। क्या मैंने जब नंबर सिस्टम पढ़ाया मैंने एक ही बात बोली कि भाई साहब डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन 2023 के पेपर में डिविजिबिलिटी रूल से बहुत कम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछ लिए? सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही मेरे भाई प्राइम नंबर से पूछ लिए। प्राइम नंबर पे उसने सबसे ज्यादा फोकस किया, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही आइडिया आप लोगों को दे दिया कि आपको प्राइम नंबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। कुछ मैं भी पढ़ूंगा, कुछ अपने से भी चीजें देखनी है, मतलब हमें जहां से जो चीज मिल रही है प्राइम नंबर के बारे में वो प्यारे दोस्त हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है।
अगर मैं आगे थोड़ी सी बात करता हूं तो ये मेरा एनालिसिस है नंबर सिस्टम का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर मैं कहूं कि 38 शिफ्ट हुई थी मेरे भाई 2020 में, 40 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए थे, यानी हर एक शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में 45 शिफ्टें हुई हैं, 50 क्वेश्चन यहां से मेरे प्यारे दोस्त पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में 24 शिफ्टें हुई थी, जिसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिनमें क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया है। अगर मैं आपसे कहूं एडब्ल्यू टीपीओ में 6 शिफ्ट हुई थी, जिसमें मेरे भाई 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। यहां भी कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिसमें नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ड्राइवर वाले पार्ट में एक भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का नहीं पूछा गया है। ड्राइवर वाले पार्ट में क्या आगे भी नहीं पूछा जाएगा? भाई नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा, आप लोगों से आगे पूछा जा सकता है। ये हो गया बेसिक आइडिया नंबर सिस्टम का। अगर मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो प्राइम नंबर ये आपके सामने टॉपिक डाला हुआ है। अगर प्राइम नंबर में देखो तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेरे भाई 22 क्वेश्चन प्राइम नंबर से पूछे गए थे। 2020 में 40 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन प्राइम नंबर से मेरे भाई पूछे गए थे। 2023 में 30 क्वेश्चन आपसे प्राइम नंबर से पूछे गए हैं। 2023 में 50 में से 30 क्वेश्चन प्राइम नंबर से पूछे गए हैं। ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एडब्ल्यू टीपीओ में 1 क्वेश्चन आपसे प्राइम नंबर से पूछा गया है। दूसरे नंबर पे जो टॉपिक रहा वो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर रहा, जिसमें 4 क्वेश्चन 2020 में और 7 क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछे गए हैं मेरे भाई। फैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइम नंबर से है, को प्राइम नंबर से है, फैक्टर से क्वेश्चन है, रिमाइंडर से क्वेश्चन है, नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है और डिविजिबिलिटी रूल से बहुत कम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। बहुत कम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। यानी हम यहां से ये एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई साहब हमें इन दोनों टॉपिकों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और रिमाइंडर पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन इन पे बहुत अच्छे से हमें कमेंट करनी होगी। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों का शुरू होता है मेरे भाई, वो नंबर सिस्टम शुरू होता है। और नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। यानी संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कैसे कैसे संख्याओं को हम लोगों ने बांटा है। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का मतलब होता है संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब हम संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं तो मेरे भाई कुछ डेफिनेशंस आप लोगों के सामने आएंगी। उन डेफिनेशंस पे हम लोग बात करने वाले हैं। कौन सी वो डेफिनेशंस होंगी? सबसे पहली डेफिनेशन मेरे भाई आप लोगों के सामने नेचुरल नंबर। अब आपसे पूछताछ शुरू होती है मेरे प्यारे दोस्त, आपसे पूछताछ शुरू होती है। बताइए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट इज नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है ये वाला। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट करती हैं मेरे प्यारे दोस्त। 1 से स्टार्ट करती हैं और कहां तक जाती हैं? कहां तक जाती हैं? तो वो अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट करती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। दोस्त इन्हें ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इन्हें ही काउंटिंग नंबर बोला जाता है। और इन्हें ही मेरे प्यारे दोस्त पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है। इन्हें ही पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक भी इन्हें बोला जाता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होते हैं, और पूर्णांक मतलब पूरी पूरी संख्याएं, पूरी पूरी संख्याएं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? कोई पूछे तो कह देना 1 से इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो सारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। इन नेचुरल नंबर्स को ही हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। इन नेचुरल नंबर्स को ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, जिन्हें धनात्मक पूर्णांक मेरे भाई कहा जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब आती है होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं भाई मेरे? फटाफट बताइए। जिन्हें हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आप लोगों के कमेंट में जवाब आने चाहिए, मेरे साथ बने रहेंगे। आंखों से आंखें मिला के मेरे दोस्त हम लोगों को काम करना है। बातें जो करनी है वो आंखों से आंखें मिलनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट दिखना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। तो आप कहेंगे जी अगर अगर 0 से हम लोग स्टार्ट करें और अनंत तक हम लोग जाएं तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? ये सारी संख्याएं हमारी होल नंबर होती हैं। ये सारी संख्याएं हमारी होल नंबर होती हैं। मैं पहली बात यहां लिख रहा हूं, मुझे बताना क्या ये बात मैंने ये सही लिखी है? पहली बात मैंने लिखी है सभी प्राकृतिक संख्याएं। मैंने पहली बात आपके सामने लिखी सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? मैंने पहली बात आप लोगों के सामने लिखी, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? आप मुझे बताएंगे ये बात सही लिखी है या गलत है। दूसरी बात मैंने ये लिखी सभी पूर्ण संख्याएं मेरी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं या नहीं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों बातें ठीक लिखी हैं? कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात गलत है? जल्दी से बताएंगे, थोड़ा सोच के बताना मेरे भाई। और मैं फिर से कह रहा हूं इन कमेंटों पे ज्यादा ध्यान मत देना, काम के कमेंट करना। भाई साहब चीजें कब हाथ से निकल जाएंगी पता नहीं चलेगा। मुझे बताइए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यहां लिखा है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। बताइए। हिंदी में लिखा तो है भाई, कैसे करेगा?
इंग्लिश कहाँ है, होल नंबर पूर्ण संख्या लिखें। हाँ ये जरूर है, कांस्टेबल को हिंदी में कांस्टेबल ही कहते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को हिंदी में, ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, बस इतना सा यहां दिक्कत है। देखिए मेरे भाई, मैंने लिखा पहली बात, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं? क्या ये प्राकृतिक संख्याएं हैं? है या नहीं? एक से लेके अनंत तक, यानी कि एक से लेके अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या मेरी पूर्ण संख्या की डेफिनेशन में आती है या नहीं? बिल्कुल आती हैं जी। इसका मतलब भाई साहब, सभी प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो मेरी पूर्ण संख्या होती हैं। दूसरी बात मैंने लिखा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं क्या? मैंने कहा सभी पूर्ण संख्या। क्या जीरो मेरी पूर्ण संख्या है? आपने कहा हां जी है। क्या ये मेरी प्राकृतिक संख्या में लिखी जाती है? नहीं लिखी जाती। इसका मतलब क्या है कि सभी पूर्ण संख्याएं मेरी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये वाला बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जीरो मेरी एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। बातें क्लियर हुई? बट हम सब बीच बीच में करते रहिएगा। तीसरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। तीसरी डेफिनेशन आप लोगों के सामने, इंटीजर। ये बोर्ड पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तीसरी जो डेफिनेशन आप लोगों के सामने है वो मेरे प्यारे दोस्त, इंटीजर आप लोगों के सामने है। इंटीजर को प्यारे भाई कहा जाता है पूर्णांक। जब बात इंटीजर की आती है तो इंटीजर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इंटीजर जो होते हैं वो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक सारी संख्याएं इंटीजर होती हैं मेरे प्यारे भाई, अगर वो पूरी पूरी लिखी हुई हैं, यानी डेसिमल पार्ट उसमें नहीं है, तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी? वो सारी संख्याएं इंटीजर होंगी। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम लोग इंटीजर कहते हैं, अगर वो डेसिमल में नहीं है, पूरी पूरी संख्या लिखी हुई है। अब आप ध्यान से समझना, इस पूर्णांक को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक तो पॉजिटिव इंटीजर, एक तो मेरे प्यारे दोस्त होता है पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और एक मेरे प्यारे भाई होता है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। और नेगेटिव इंटीजर को क्या कहा जाता है मेरे भाई? ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो सारे पॉजिटिव रिमाइंडर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। जैसे +1 से लेके +1 से लेके +2 +3, कहां तक? अनंत तक की संख्याओं को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। हैं जी, ये तो आपने नेचुरल नंबर में भी बताया था, बिल्कुल बताया था। तभी तो मैंने लिखा था कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। बहुत सही जी, बहुत सही। यानी पूर्णांक को हमने दो पार्ट में बांटा, पहला धनात्मक पूर्णांक होता है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करूं तो एक से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं, और उन्हीं को मेरे भाई हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है। अगर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करता हूं तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -4, -3, -2 और -1, ये सारी संख्याएं जो होती हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। ये क्या होती है मेरे भाई? ये ऋणात्मक यानी नेगेटिव इंटीजर होती हैं। अब यहां थोड़ी सी हलचल पैदा हुई, यहां थोड़ी सी हलचल पैदा हुई मेरे भाई। कौन सी हलचल पैदा हुई? बोले जी बात सुनो पहले ध्यान से। आपने इंटीजर में लिखा माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो मेरी इंटीजर कहलाती है। हमने कुछ आपसे नहीं कहा, हम आपकी बात से सहमत थे। फिर आपने कहा कि इंटीजर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर। हम इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पॉजिटिव इंटीजर में आपने एक से स्टार्ट करा, अनंत तक लिख दिया, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी।
यहां आपने -1 से स्टार्ट करा, माइनस अनंत तक ले गए, यहां भी हमें को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाई साहब एक बात तो बताओ, वो जीरो जो इन दोनों के बीच में भी आता है, वो जीरो कहां है? ना तो जीरो को आपने पॉजिटिव इंटीजर के अंदर लिया, ना जीरो को आपने नेगेटिव इंटीजर के नेगेटिव इंटीजर के अंदर लिया, तो जीरो फिर क्या है? तो प्यारे दोस्त एक बॉक्स बना के लिखेंगे, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव होता है मेरे भाई, ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। जीरो केवल इंटीजर होता है, जीरो केवल इंटीजर होता है, जीरो केवल इंटीजर होता है, केवल इंटीजर होता है, जीरो केवल इंटीजर होता है। मेरे प्यारे दोस्त आप ये बात समझ गए होंगे, जीरो केवल इंटीजर होता है। क्या ये चीज समझ में आई? इस स्लाइड पे लिखा हुआ कोई भी ऐसा वर्ड जो आपकी गिरफ्त से बाहर हो, जो आपकी पकड़ से बाहर हो, एक भी बात ऐसी लिखी हो, नोट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप वास्तव में बनाना चाहते हैं तो बनाइए, प्रॉपर बनाइए। जिस पॉइंट पे मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, जिस पॉइंट को मैं आपको बॉक्स के अंदर बंद करने के लिए कहूं उसे बॉक्स के अंदर बंद करिए। मेरे प्यारे दोस्त 4-5 महीने बाद यही नोट्स जो है वो रामबाण साबित हो रहे होंगे आप लोगों के लिए। आप अपनी लैंग्वेज में, आप अपनी राइटिंग में जब इन नोट्स को खोलोगे और नोट्स को देखोगे तो टाइम जो है वो रिवाइज करने में बहुत कम लगने वाला है। ठीक है, बाकी अगर आप मुझसे चाहते हो तो मेरे तो आप क्लास नोट्स देखेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे ही, ये पूरे के पूरे क्लास नोट्स एज इट इज आप लोगों को मिल रहे होंगे। नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि आप लोगों को मेरे प्यारे भाई बनाने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीजर होते हैं, +1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर, -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, आइए बताइए क्या समझते हैं इस बात से? बचपन से पढ़ते आए हैं भाई साहब, बचपन से पढ़ते आए हैं मेरे प्यारे भाई। बचपन से इस चीज को पढ़ते आए हैं। आप मुझे बताइए सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कह देते हैं, विच इज डिविजिबल बाई 2। ये बात समझ में आई? अब सवाल ये उठता है जी 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? तो मेरे प्यारे दोस्त 2 से वही संख्या डिवाइड होती हैं जिनका यूनिट डिजिट या जिनका इकाई का अंक जो है वो इन पांचों में से कुछ भी है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है उसका यूनिट डिजिट तो वो संख्याएं 2 से डिवाइड होगी, और जो संख्या 2 से डिवाइड होंगी वो मेरे प्यारे दोस्त इवन नंबर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वो इवन नंबर कहलाएंगी। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी 25, 34, 10 लिखी, मैंने आपके सामने 86, 79, 841 लिखा, मैंने आपके सामने 75, 361 लिखा, और मैंने आपके सामने 87, 942 लिखा। मैंने आपसे कहा कौन सी सम संख्या है? कौन सी सम संख्या है मेरे भाई? फटाफट बताइए कौन सी सम संख्या? बेटा जिन्होंने पहले नोट्स बना रखे हैं किसी भी बैच से उन्हें नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा मिलती है तो वो बस ऐड करने की जरूरत है। आप पूरी जिंदगी नोट्स ही थोड़ी ना बनाओगे। किसी भी टीचर से नोट्स बना रखे हैं, चाहे इस प्लेटफॉर्म से चाहे किसी और प्लेटफॉर्म से, किसी भी टीचर से नोट्स बना रखे हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चीज एक्स्ट्रा मिलती है तो वो केवल नोट डाउन करने की जरूरत है, एक अलग सी मतलब वही बॉक्स बना के वो चीज नोट डाउन करनी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बताइए कौन सी आप लोगों की सम संख्या है? तो आपने कहा हम यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है तो वो सारी सम संख्याएं होती हैं। क्या 0, 2, 4, 6, 8 कुछ है? नहीं है, तो ये सम संख्या नहीं होगी। क्या 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी है? नहीं है, ये सम संख्या नहीं होगी। क्या ये सम संख्या है? बिल्कुल हाँ जी, ये सम संख्या है। तो पहला और चौथा ऑप्शन जो है वो मेरी सम संख्या का ऑप्शन है। मैंने आपसे पूछा स्मॉलेस्ट इवन नंबर, आपसे पूछा
स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर मैंने आपसे पूछा कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? फटाफट मुझे बताइएगा, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है भाई? जीरो वाले कितने हैं? जीरो वाले कितने हैं? प्यारे दोस्त, इसमें ना एक वर्ड छिपा होता है। कौन सा है वो वर्ड? वो वर्ड छिपा होता है जब भी कोई आपसे पूछे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो ये आपको समझना होगा कि वो अंडरस्टूड है कि वो धनात्मक की बात करना चाह रहा है, वो आप लोगों से पॉजिटिव की बात करना चाह रहा है। अगर वो पॉजिटिव नहीं भी लिखता है तो आप लोगों को मानना पड़ेगा कि वो आपसे पॉजिटिव सम संख्या की बात करना चाह रहा है। तो जब भी वो आपसे सबसे छोटी सम संख्या के बारे में पूछे तो आपको जीरो जवाब नहीं देना, क्योंकि जीरो जो है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो सबसे छोटी सम संख्या की अगर बात की जाती है तो सबसे छोटी सम संख्या में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को जवाब देना है, सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्या इस बात में आप लोगों को कोई दिक्कत है? बोलो भाई, इस बात में आप लोगों को कोई दिक्कत है? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे छोटी सम संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो वो 2 होती है। सम संख्या वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, और 2 से डिवाइड होने का नियम ये कहता है कि यूनिट डिजिट पे इन पांचों में से कुछ होना चाहिए, तभी आपका जो है वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं मेरे दोस्त विषम संख्या पर। फटाफट बताइए क्या है? ये डेफिनेशन जरूरी है क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर यही डेफिनेशन यूज होंगे, और आपने पहले देखा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन एकाध पूछा गया है। आपके यहां नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। तो मेरे प्यारे दोस्त बताइए विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होती। तो बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। और 2 से डिवाइड नहीं होने का मतलब क्या है? जिनके यूनिट डिजिट पर मेरे प्यारे दोस्त 2 4 6 8 0 नहीं आता, वो सारी संख्याएं मेरी विषम संख्या या ओड नंबर्स होती हैं। जिनके यूनिट डिजिट पर 1 3 5 7 9 आ जाए, वो सारी संख्याएं जो होती हैं, वो सारी संख्याएं जो होती हैं वो ओड नंबर होती हैं। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछता हूं सबसे छोटी विषम संख्या, अगर मैं यहीं पे आप लोगों से पूछता हूं सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी, भाई साहब जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? 1 होती है। और जब क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कराऊंगा तो यही सारी चीजें पूछी जा रही होंगी और अलग अलग एग्जाम में पूछी जा रही होंगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में यहां से क्वेश्चन एक पूछा गया है, अभी दिखाऊंगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेरे प्यारे भाई प्राइम नंबर पे, थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। ये वो टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जिसने 2023 में भाई साहब धुआं उड़ा दिया था। ये वो टॉपिक है जिसने 2023 में धुआं उड़ा दिया था। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बाद में हम आएंगे। अभी पहले छुटकी छुटकी डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। कंपोजिट नंबर बाद में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर पे हम लोग बात करते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? इनको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। जब मेरे प्यारे दोस्त बात परिमेय संख्या की आती है तो परिमेय संख्या में आपको हमेशा 3 पॉइंट लिखने हैं। वो 3 पॉइंट कौन से लिख रहे हैं? पहला, परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होती हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे जी? जिसमें न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है, जिसमें मेरे भाई अंश भी होता है, हर भी होता है, वो संख्याएं मेरी परिमेय संख्या होती हैं। क्या बस यही कंडीशन चेक करेंगे? नहीं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि भाई साहब कभी भी डिनोमिनेटर जो है, हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला पार्ट 0 के बराबर हो गया तो वो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, वो इनडेफिनेट मतलब इनफाइनाइट बन जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है।
तीसरी कंडीशन ये कहती है, रेशनल नंबर की ही तीसरी कंडीशन ये कहती है कि P और Q ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये दोनों की दोनों इंटीजर होनी चाहिए, यानी पूर्णांक होनी चाहिए। दोनों इंटीजर होनी चाहिए, दोनों की दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, दोनों की दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, दोनों की दोनों इंटीजर होनी चाहिए। अगर किसी भी संख्या के साथ ये तीनों कंडीशन मेरी फुलफिल करती हैं तो दी गई संख्या मेरी परिमेय संख्या होगी, और अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो मेरी भाई दी गई संख्या जो है वो मेरी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब आप क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा 2/3, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी और मैंने आपसे कहा 2/3। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये संख्या परिमेय संख्या है, तो आपने क्या कहा, आपने कहा जी संख्या P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है। पहली कंडीशन पूरी होती है, संख्या में Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है, और दोनों के दोनों पूर्णांक भी है, तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है, यानी ये संख्या मेरी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। मैं बहुत सारी संख्याएं लिखूंगा, आपको सबका जवाब देना है कि ये परिमेय संख्या है नहीं। मैंने आपके सामने लिखा -7/9। मैंने आप लोगों से पूछा क्या ये मेरी परिमेय संख्या है, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है, तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप कंडीशन चेक करेंगे। आपने कहा जी ये P/Q के फॉर्म में है, बिल्कुल है, P भी है, Q भी है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। आपने कहा Q 0 भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नो है। आपने कहा दोनों के दोनों इंटीजर है, ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका नेगेटिव इंटीजर है या ऋणात्मक इंटीजर है या धनात्मक इंटीजर है। आपने कहा जी दोनों के दोनों इंटीजर है, और अगर दोनों के दोनों इंटीजर हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा प्यारे दोस्त रेशनल नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा भाई साहब ये तो आपने बता दिए कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, 7, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, 7 क्या है, 7 जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है। यकीन बैच में ऐड होगा भाई, ये यकीन बैच की ही क्लास चल रही है, 3 दिन डेमो रहेगा। डेमो का मतलब ये होता है क्लासेस चल गई हैं, बस यूट्यूब पे रहेंगी। 3 दिन के बाद क्लासेस जो है वो पूरी तरीके से एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी, और हम तुम जो है अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि एप्लीकेशन है RWA का अपना एप्लीकेशन है। वहां मौज मस्ती के साथ हम लोग मेरे प्यारे दोस्त पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बताइए क्या ये मेरी रेशनल नंबर है, आपने कहा जी P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। P तो इसमें है पर Q तो है ही नहीं, है बेटा Q। अगर किसी संख्या के बटे में 1 लिख देते हैं तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी संख्या के बटे में 1 लिख देते हैं तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या 7 के बटे में मैं 1 लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ा, तो आपने कहा नहीं पड़ा। क्या P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपने कहा बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या Q 0 के बराबर है, बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है। क्या ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं, बिल्कुल दोनों के दोनों इंटीजर हैं, यानी हर एक पूर्ण संख्या मेरी परिमेय संख्या होती है। इस बात से हम लोग जो है वो प्रूव कर चुके हैं, इस बात को हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि हर एक इंटीजर, हर एक पूर्णांक जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरे भाई रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखना मेरा क्वेश्चन सुनना, जिस पे बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आने वाला है, और मैं कहता हूं सोच समझ के आंसर देना, गलत तो आप कर ही नहीं सकते। 0 के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, 0 के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, बस आप मुझे ये बताइए। 0 के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। 0 सोच समझ के, कंडीशन वेरीफाई हुई तो मैं 0 को रेशनल नंबर कहूंगा, और अगर कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई तो 0 को मैं रेशनल नंबर नहीं कहूंगा। क्या मानते हो 0 को? भाई साहब 0 ना क्लासिफिकेशन में बड़ा बवाल करता है। नेचुरल नंबर नहीं होता, होल नंबर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, इंटीजर होता है। रेशनल नंबर, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। भाई दो ही चीज है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। मैक्सिमम बच्चों के मैं कमेंट देख पा रहा हूं यस आ रहे हैं, 1-2 बच्चों के कमेंट जो हैं वो नो है मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से सुनना,
मैंने आप लोगों से कहा कि इसके बटे में 1 लगा दिया जाए तो आपको कोई परेशानी है क्या? आप कहोगे जी 1 तो किसी के भी बटे में लगा दो, किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली। आपने इसके बटे में 1 लगाया, मैंने आपसे पूछा कंडीशन चेक करो, आपने कहा जी P भी मौजूद है, Q भी मौजूद है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन, क्या Q जो है वो 0 के बराबर है? तो आपने कहा Q 0 के बराबर भी नहीं है। क्या दोनों के दोनों इंटीजर हैं? भाई साहब दोनों के दोनों इंटीजर हैं। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो मेरे दोस्त 0 क्या होता है? 0 मेरा परिमेय संख्या होती है, यानी 0 मेरा रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? 0 मेरा रेशनल नंबर होता है, 0 मेरी परिमेय संख्या होती है। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। और पूछ लूं क्या? आप कहेंगे जी पूछो ना, अब तो मजा आना स्टार्ट ही हुआ है। मेरे दोस्त इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? √36 अपॉन √49, सबसे छोटी विषम संख्या 1। मैंने आपसे पूछा √36 अपॉन √49, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप कहोगे जी पहले करेंगे इसे सॉल्व, बाद में कंडीशन चेक करेंगे, पहले करेंगे इसे सॉल्व। कैसे चेक करोगे? आपने कहा 36 का वर्गमूल 6 होता है, +6 या -6 कह लो। 49 का वर्गमूल 7 होता है। अब ये सॉल्व होना बंद हो गया, तो अब यहां मैं कंडीशन चेक करूंगा। आपने कहा जी P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या Q 0 के बराबर है? बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है। क्या ये दोनों इंटीजर हैं? हाँ जी, दोनों इंटीजर हैं। तो मेरे दोस्त दी हुई संख्या ये भी मेरी परिमेय संख्या हो जाएगी, ये भी मेरी परिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा, मैंने आपसे ये कह दिया भाई साहब, √37 बटे √64, मैंने आपसे कहा क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? √37 बटे √64, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? क्या ये मेरी परिमेय संख्या है? वाह वाह, कमाल कर दिया। 9 वाले की तादाद बढ़ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, जिस जिस संख्या को देख के अंदर से ये आपके दिमाग से आ जाए कि ये एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं है, √37 का एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकल के आता, वो संख्या हमेशा इरेशनल नंबर होती है। क्योंकि ये पूरा पूरा एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकल के आएगा, तो प्यारे दोस्त ये इंटीजर कैसे बन जाएंगे? ये इंटीजर कैसे बन जाएंगे? भाई √64 का तो मुझे पता था 8 होता है, लेकिन भाई साहब √37 का क्या एग्जैक्ट वर्गमूल आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा। और जहां 6 पॉइंट कुछ आए, पॉइंट कुछ आए, तो मेरे भाई वो रेशनल नंबर नहीं होता, वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है मेरे भाई, बताइए मुझे √2 के बारे में आपका क्या ख्याल है? √2 के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? सर इंटीजर क्या होता है? कौन सा भाई देखिए, सर इंटीजर क्या होता है? बहुत मुश्किल से पकड़ में आया है ये मेरा भाई ऊपर। हाँ, संदीप मोटिवेशन, वाह मेरे शेर वाह, शुरू से ही ऐसी हरकतें शुरू। √2 क्या है मेरे प्यारे दोस्त? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आपने कहा इसके नीचे 1 लिखेंगे, P अपॉन Q के फॉर्म में है, Q 0 नहीं है, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये कहाँ का इंटीजर है? ये कहाँ की मेरी पूर्ण संख्या है? और ये जब पूर्ण संख्या नहीं है तो तीसरी कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई, तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरा इरेशनल नंबर बन जाएगा, ये मेरी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? किसी भी संख्या को देख के आप पहचान कर लेंगे, किसी भी संख्या को देख के आप पहचान कर लेंगे कि ये मेरा परिमेय संख्या है या ये मेरी परिमेय संख्या नहीं है। बोलो। परिमेय अपरिमेय का कॉन्सेप्ट आपको रिकरिंग डेसिमल में भी मिलेगा, आवर्त दशमलव में भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो वहां मैं थोड़ा सा और आप लोगों को बताऊंगा। अभी जस्ट मैं बेसिक आप लोगों को बता रहा हूं, पहचान कर पाओगे? पहचान कर पाओगे तो इन महोदय के बारे में ख्याल बताइए, इन महोदय के बारे में ख्याल बता दीजिए। पाई क्या है मेरे भाई? इन महोदय के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाई क्या है? अब तक मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया, पहचान करनी आप लोगों को बताई। अब मुझे ये बताइए कि इस पाई के बारे में दोस्त मेरे आपका क्या ख्याल है? और रटी हुई बातें नहीं होनी चाहिए, रटी हुई बातें नहीं होनी चाहिए। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। बहुत बहुत डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होंगी,
बहुत बहुत डेफिनेशन, पाई क्यों नहीं है, ये रिपीट नहीं होता, वो रिपीट नहीं होता। एक बिल्कुल साधारण सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा इसकी। अच्छा ये बताइए, पाई का एग्जैक्ट मान क्या 22/7 होता है? पाई का एग्जैक्ट मान क्या 22/7 होता है? आप कहेंगे जी एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है मेरे भाई, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अगर पाई के बारे में मैं कभी पूछूं आप लोगों से, तो पाई जो होता है वो परिधि बटे, पाई जो होता है किसी भी सर्किल की परिधि बटे डायमीटर होता है। पाई जो होता है किसी भी सर्किल की परिधि बटे डायमीटर होता है मेरे दोस्त, ये होती है पाई की एक्चुअल डेफिनेशन। एक्चुअल डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, किसी भी सर्किल, किसी भी वृत्त की परिधि को अगर उसके व्यास से आप लोग डिवाइड कर देंगे तो वो लगभग लगभग 3 पॉइंट कुछ निकल के आती है, और उसी को हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लिया है 3.14, यानी 22/7। लेकिन भाई साहब नहीं उलझना ना उन चीजों में, हम लोगों को नहीं उलझना, हमें उन चीजों में नहीं उलझना है, हमें बिल्कुल मतलब रखना ही नहीं है। हमें क्या मतलब रखना है मेरे भाई, हमें मतलब रखना है भाई साहब, मैंने आपसे पूछा कि पाई जो है ये पाई क्या है, क्या ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? आपने कहा जी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अच्छा बहुत बढ़िया। मैंने पूछा क्या ये रेशनल नंबर है, आपने कहा जी मैं करूंगा कंडीशन चेक, मैं करूंगा कंडीशन चेक। आपने पाई के नीचे 1 लगा दिया मेरे प्यारे भाई। आपने कहा जी P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल 100% की बात है, P भी है क्यू भी है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में है। आपने कहा जी देखो क्यों जीरो भी नहीं है, मैंने कहा आप एकदम सही है, आपकी 100% की बात है, P 0 के बराबर भी नहीं है। ओहो, तीसरा जो पॉइंट है कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या आपने किसी काउंटिंग में पाई को आते देखा है? क्या आपने किसी काउंटिंग में पाई को आते देखा है? आते देखा है? नहीं आते देखा, तो मेरे दोस्त पाई मेरा इंटीजर नहीं है, पाई मेरा इंटीजर नहीं है, और पाई मेरा इंटीजर नहीं है तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त पाई को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं, पाई को हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। पाई को हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। बहुत सारी बुकों में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, पाई अगर इरेशनल नंबर है तो पाई का मान क्या है? पाई का मान वो मतलब 22/7 के बारे में आप लोगों से पूछना चाह रहा है, वो आपसे 22/7 के बारे में पूछना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है अगर पाई आपका रेशनल नंबर है, पाई आपका इरेशनल नंबर है, तो पाई का मान क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो बताइए पाई का मान क्या है फिर, बोलो पाई का मान क्या है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। मैं तो ये कह रहा हूं जी पाई के मान से हमें मतलब नहीं है, आप इसके बारे में हमसे पूछना चाह रहे हो ना, मैंने कहा हाँ इसी के बारे में पूछना चाह रहा हूं भाई साहब। तो बोले जी हम करेंगे कंडीशन चेक, हम किसी की बताई हुई बातों पे विश्वास नहीं करते, हम सीखी हुई बातों पे विश्वास करते हैं। क्या ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में है? आपने कहा जी हाँ P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या इसमें क्यों जो है वो 0 के बराबर है? आपने कहा क्यों 0 के बराबर नहीं है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन, क्या ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं? आपने कहा दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यानी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो पाई का मान क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? पाई का मान रेशनल नंबर होता है। पाई का मान हम लोग क्या मानते हैं? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या मानते हैं। जबकि पाई को हम लोग क्या मान रहे होते हैं? पाई को प्यारे दोस्त हम लोग अपरिमेय संख्या मान रहे होते हैं। क्या ये बातें क्लियर हुई? बोलो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जीरो क्या है? जीरो रेशनल नंबर है। भाई देखो ये लिख रहा कितना सोना सा लिख रहा है, सुशील सा, सुंदर सा, है ना। जीरो क्या है? जीरो रेशनल नंबर है। इतना प्यारा तो लिख रखा है मैंने। बात समझ में आई? क्या बता पाओगे रेशनल नंबर के बारे में? थोड़ा थोड़ा आइडिया दे पाओगे? क्या इतना ही होता रेशनल नंबर? ना 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 ना, जब हम आवर्त दशमलव पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वहां भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वहां आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे कल एक शानदार तरीके के साथ। इरेशनल नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो नंबर